चलिए, तो आज सबसे पहले आज पहली इकाई जो हमारे एनटीए-नेट जेआरएफ के पेपर 1 की है, शिक्षण अभिक्षमता। ठीक है, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, शिक्षण की अवधारणाएं, शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, जो भी स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक स्तर, जो शिक्षण के 3 यानी जो लेवल बताए गए उनको पढ़ना है। विशेषताएं पढ़नी है, शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की विशेषताएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं पढ़नी है। शिक्षण के जो प्रभावक तत्व होते हैं, शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियां जो है, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन, स्वयं प्रभा, मूक्स, ये सारी चीजें हमारे पाठ्यक्रम में है जिनको हमें पढ़ना है। शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित शिक्षण की बात करेंगे। मूल्यांकन प्रणाली में आएंगे तो मूल्यांकन के तत्व, उसके प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन और कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धति में नवाचार। ये इतना हमारा विषय है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिवृद्धि से। ठीक है, जो हमारे पाठ्यक्रम की पहली इकाई है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो शिक्षण का अर्थ। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में बात करेंगे तो शिक्षण का अर्थ क्या है और उसकी प्रकृति कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो शिक्षण का अर्थ और प्रकृति की जब बात करेंगे तो शिक्षण का मुख्य अर्थ क्या है? शिक्षा प्रदान करना। अंग्रेजी यानी कि जिसके इस शिक्षण शब्द की जो उत्पत्ति हुई शिक्षा धातु से हुई, जिसका अर्थ ही होता है ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, यानी शिक्षण का मुख्य अर्थ शिक्षा प्रदान करना, मतलब जिसकी उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष शब्द शिक्ष धातु से होती है और जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। जिसके माध्यम से शिक्षण मतलब जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों व्यवहारों का निर्माण करते हैं और शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर अपने क्षमताओं, अपनी जो निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास करके अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सके। ठीक है, हम क्यों पढ़ते हैं? शिक्षा हम क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि वो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, वो हमारे संस्कार और व्यवहार का निर्माण करती है। तो शिक्षा के माध्यम से हर व्यक्ति चाहता है कि वो शिक्षा हमें इस योग्य बनाए कि हम अपने वातावरण में अपने आप को समायोजित कर सके, हमारे अंदर ऐसी क्षमताएं विकसित हो सके, ऐसी योग्यताओं का विकास हो सके जिससे हम अपने परिवार, अपने समाज या राष्ट्र के किसी भी क्षेत्र में एक अपना अहम योगदान दे सकेंगे। हमें शिक्षण यानी शिक्षा सिखाती है। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ की जब बात करेंगे तो ये शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करें तो ये सारा संसार, अगर व्यापक अर्थ में जाएंगे तो हम सारा संसार ही क्या है? शिक्षा का क्षेत्र है हमारे लिए। शिक्षा मतलब हम जीवन में यानी संपूर्ण संसार में अगर हम यानी प्रतिदिन या हर पल हर क्षण हम कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी से सीखते ही रहते हैं। तो ये शिक्षा का एक व्यापक अर्थ हुआ कि संसार में यानी पूरा संसार ही हमारा शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का निर्माण करना और जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहना। ठीक है, और उस व्यक्ति का पूरा जीवन ही शिक्षा का काल है और प्रत्येक व्यक्ति जहां उसे दूसरों से वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, दूसरों को कुछ ना कुछ शिक्षा देता रहता है। जीवन की जो छोटी बड़ी घटनाएं हैं वो भी हमें शिक्षा देती रहती है। तो ये क्या हो गया? शिक्षण का एक व्यापक अर्थ हो गया कि संसार के में हर समय यानी जीवन की किसी न किसी समय में हम किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और किसी न किसी को कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। तो ये शिक्षण का व्यापक अर्थ हुआ। शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात करेंगे तो शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा क्या है? व्यापक अर्थ के अनुसार तो संसार के किसी भी क्षेत्र से कभी भी जिस समय कभी भी हम जो भी सीखते हैं, जो कुछ सिखाते हैं, वो सब कुछ शिक्षा है और शिक्षण है। और संकुचित अर्थ के अनुसार अगर बात करें तो शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। ठीक है, संकुचित अर्थ की बात जब करेंगे तो शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। ठीक है, और इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है,
अवधि है उसकी एक निश्चित, और शिक्षा का उद्देश्य क्या हुआ, ऐसी संकुचित शिक्षा का उद्देश्य क्या हुआ, विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना जिसका मूल्यांकन भी होता है, और तत्पश्चात एक हमें मानक उपाधि या प्रमाण पत्र मिलते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस नेट जेआरएफ की परीक्षा की ही बात करें तो ये शिक्षा ये क्या है, इसके लिए हमें एक एक मतलब हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक संस्थान होता है या कोई व्यक्तिगत रूप से हम वहां पे उसको सीखते हैं। एक निश्चित हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित है कि हमें इसी पाठ्यक्रम पर इसको पढ़ना है, इसी पाठ्यक्रम पर आधारित हमारी परीक्षा होगी। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है हमारा, हम सभी जानते हैं कि एक हमें एक योग्यता मिलेगी, एक हमें विशिष्ट विषय का हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और हम उसका मूल्यांकन करेंगे, और इसके पश्चात परीक्षा पास करने के बाद हमें एक उपाधि मिलेगा, एक प्रमाण पत्र मिलेगा, है ना, जिसमें हम इस योग्य हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये शिक्षा का संकुचित अर्थ हुआ, जो शिक्षण संस्थानों में शिक्षा दी जाए जिसका एक उद्देश्य हो, जो विशिष्ट विषयों में जो हम ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है, जिसके बाद हम उपाधियां और प्रमाण पत्र मिले, वो क्या है, हमारी संकुचित शिक्षा है। ठीक है, तो शिक्षा का व्यापक और संकुचित अर्थ, ये उम्मीद करते हैं आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बात आती है शिक्षण की प्रकृति की। ठीक है, ये तो बात हुई अभी शिक्षण के अर्थ की। अब बात आती है शिक्षण की प्रकृति कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है शिक्षण का। ठीक है, तो प्रकृति की जब बात करें तो शिक्षण ये क्या है, एक मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। ठीक है, शिक्षण क्या है, एक बौद्धिक गतिविधि तो है, हम जो भी सीखते हैं यानी हम मस्तिष्क का उसको उसमें उपयोग होता है ना, तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी यानी एक बौद्धिक गतिविधि है। और शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप होते हैं, कौन कौन से, एक तो प्रशिक्षक केंद्रित और दूसरा शिक्षार्थी केंद्रित। ठीक है, शिक्षण दो तरह से हुआ, एक प्रशिक्षित यानी प्रशिक्षक केंद्रित हो गया, दूसरा शिक्षार्थी केंद्रित, ये इसकी प्रकृति होती है, यानी इसमें दो मूल रूप प्रतिरूप होते हैं। उसके बाद दूसरी बात आती है तो शिक्षण पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। ठीक है, जो भी शिक्षण हमारा होता है वो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। शिक्षण का वातावरण कैसा होता है, गतिशील होता है। ठीक है, ये गतिशील, निरंतर गतिशील रहने वाली ये प्रक्रिया है शिक्षण। ठीक है, और शिक्षण अधिगम, अनुदेश, प्रशिक्षण आदि का इसमें परस्पर संबंध होता है। विज्ञान के साथ साथ शिक्षण क्या है, एक कला भी है, और शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन प्रशिक्षण आवश्यक होता है। यानी अगर हमारे अंदर शिक्षण कौशल का विकास कब होता है, जब हम एक लंबी अवधि में अध्ययन करते हैं और एक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो हमारे अंदर शिक्षण कौशल का विकास होता है। एक अंतः प्रक्रिया है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है अगर नेट पे बात करें तो, कि शिक्षण की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है या कौन से सही है, ऐसे करके 5-6 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है और शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है, यानी शिक्षण निर्देशन 6E+S प्रारूप पर आधारित है। ये 6E क्या है, कौन कौन सी 6E होती है, यानी इंगेज, पहला ई क्या हुआ, इंगेज यानी संलग्नता होनी चाहिए, होती है। ठीक है, दूसरे ई की बात करें तो एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मतलब अन्वेषण करना, ठीक है, खोज करना। तीसरा ई होता है शिक्षण में एक्सप्लेन यानी व्याख्या करना, कोई भी चीज है उसमें हमें संलग्नता है, अन्वेषण करते हैं, खोज व्याख्या करते हैं। फिर अगला ई आता है एलोबोरेट यानी विस्तृत, शिक्षण क्या है, एक विस्तृत है। और इवेल्युएट, इवेल्युएट मतलब मूल्यांकन करना। और अगला अंतिम ई होता है इसका एक्सटेंड यानी कि मानक, ठीक है, यानी विस्तार, और स्टैंडर्ड यानी मानक। ठीक है, तो ये 6E+S प्रारूप पर आधारित है शिक्षण। ठीक है, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट, इवेल्युएट और एक्सटेंड एंड स्टैंडर्ड, यानी संलग्नता, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तृत, मूल्यांकन, विस्तार और मानक। इन बिंदुओं पर ये इस प्रारूप पर हमारी शिक्षण की प्रकृति निर्भर करती है। ठीक है, शिक्षण एक क्या है, एक विकासात्मक प्रक्रिया है, हम यानी विकास, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें होते रहते हैं। शिक्षण सामाजिक और व्यवसायिक प्रक्रिया है, और शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कोई भी शिक्षण है बिना उद्देश्य के हम शिक्षण कार्य नहीं करते हैं, चाहे यानी प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर के आगे की कक्षाओं तक बात करें तो हर एक शिक्षण का हमारा कुछ ना कुछ निर्धारित उद्देश्य जरूर होता है। ठीक है, तो इसका एक कुछ ना कुछ उद्देश्य है। तो ये हुई शिक्षण की प्रकृति।
ठीक है, कि कौन कौन सी। शिक्षण एक बौद्धिक गतिविधि है, प्रशिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित है, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अनुसार होता है, ये गतिशील प्रक्रिया है शिक्षण, अधिगम और अनुदेशों का प्रशिक्षण आदि का इसमें परस्पर संबंध होता है, विज्ञान के साथ साथ शिक्षण कला भी है, शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण भी आवश्यक होता है, और शिक्षण अंतः प्रक्रिया होती है, और ये 6ES प्रारूप मतलब संलग्नता, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तृत, मूल्यांकन, विस्तार और मानक, इस प्रारूप पर यह आधारित होती है। एक विकासात्मक प्रक्रिया है, सामाजिक, व्यवसायिक और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है शिक्षण। ठीक है, तो ये बात हुई शिक्षण की प्रकृति की। अब बात आती है शिक्षण प्रक्रिया की। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया किस तरह की प्रक्रिया है शिक्षण। तो शिक्षण एक क्या है, अंतः प्रक्रिया है। ठीक है, एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। शिक्षण क्या है, एक सामाजिक में देख के हम ये क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। आगे हमने पढ़ा व्यवसायिक प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण भी प्रक्रिया है, कोई ना कोई इसका उद्देश्य है, विकासात्मक प्रक्रिया है, संप्रेषण प्रक्रिया है। ठीक है, यानी संप्रेषणीयता की इसकी ये प्रक्रिया भी शिक्षण में ये होती है। ठीक है, कोई भी अगर हम आपको कोई बात बता रहे हैं, अगर आप तक वो चीज सही से संबंध नहीं, आप उस चीज को यानी सही से समझ नहीं पा रहे है ना, तो ये क्या है, एक दूसरे भी संप्रेषण क्रिया होना आवश्यक है, आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, यानी शिक्षण और शिक्षार्थी के बीच एक आमने सामने की भी प्रक्रिया है। तार्किक प्रक्रिया है शिक्षण, एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। जो भी छात्र है उस शिक्षक क्या करता है, उसके अंदर जो भी उस विषय उस क्षेत्र से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी कमियां हैं, उसमें एक सुधार करता है। तो एक सुधारात्मक प्रक्रिया है ना, उसके व्यवहार में, उसके व्यक्तित्व में, है ना, और उसके जो भी अन्य ज्ञान है या उन सभी चीजों में एक सुधार होता है। सतत प्रक्रिया यानी निरंतर चलने वाली शिक्षण, एक निरंतर चलने वाली शिक्षण प्रक्रिया है। निर्देशन प्रक्रिया है औपचारिक और अनौपचारिक और त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण क्या है, त्रिध्रुवी। ये त्रिध्रुवी की बात अगर करें, ये कौन कौन से त्रिध्रुवी की बात करते हैं, त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कौन कौन आते हैं, ये 3 पहलू जो शिक्षण में हमें देखने को मिलते हैं। शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में ये 3 चीजें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, एक तो ये त्रिध्रुवी मतलब 3 चीजें, पहला छात्र, उसकी शिक्षण सामग्री और अध्यापक, है ना। कोई भी शिक्षण है इन्हीं तीनों पर आधारित होता है। कोई भी शिक्षण कार्य हम करेंगे तो छात्रों का होना आवश्यक है, अध्यापक अकेले कुछ कर सकता है नहीं, अध्यापक है और छात्र, अध्यापक और जो शिक्षण सामग्री है, इन तीनों के बिना शिक्षण कार्य अधूरा होता है। ठीक है, तो शिक्षण के ये 3 मुख्य पहलू हैं, शिक्षण यानी छात्र, अध्यापक और सामग्री। ठीक, यहाँ तक क्लियर। यस मैम। चलें कंटिन्यू, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चले। हाँ मैम, आगे चलते हैं। चलिए, तो शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया हो गई। अब बात आती है कि शिक्षण के अन्य बिंदुओं पर जब बात करेंगे तो शिक्षक के मॉडल यानी मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप यानी या बेसिक टीचिंग मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, इनकी जब बात करेंगे, शिक्षण के ये जो बेसिक टीचिंग जो मॉडल है, इनकी अगर बात करें तो शिक्षण के 2 मूलभूत प्रतिरूप होते हैं। ठीक है, एक अभी हमने पढ़ा था प्रशिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित। प्रशिक्षक केंद्रित मतलब पेडागोजिकल अप्रोच, ठीक है, और एंड्रोगोजिकल, है ना, ये आपने सुना होगा ये सारे नाम। तो प्रशिक्षक केंद्रित में क्या होता है कि शिक्षण एक परंपरागत दृष्टिकोण से इसमें होता है। ठीक है, इसमें मतलब शिक्षक का शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, सामग्री आदि पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। ठीक है, और जो पेडागोजिकल में, ठीक है, और इसमें सामग्री पर शिक्षण का पूर्ण नियंत्रण रहता है, और शिक्षक पर इसमें मतलब शिक्षक का एक दायित्वपूर्ण कार्य कि क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है। ठीक है, और इसका दायित्वपूर्ण निर्वहन शिक्षक करता है। शिक्षक छात्रों के सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, और इसे पेडागोजी कहा गया। और एक शिक्षार्थी केंद्रित हो गया, मतलब जिसमें जो शिक्षार्थी केंद्रित किस पर हो गया, जिसमें बड़े लेवल पे हो गया, जिसमें मतलब छात्र स्वयं कुछ ना कुछ यानी सीखने लगता है, एक निर्देशन में कार्य करता है, और मतलब अध्यापक का दायित्व तो थोड़ा सा कम होता है मतलब एकदम, क्योंकि ये बड़े लेवल के छात्रों के लिए होता है, तो अध्यापक की भूमिका मतलब थोड़ी सी, मतलब उसको उतना सक्रिय न रहकर भी आराम से मतलब अध्यापक कार्य कर लेता है।
और जो छोटे बच्चे हैं उस पर अध्यापक को एकदम सक्रिय होकर कार्य करना पड़ता है। अब उद्देश्य की बात करें, जब शिक्षण के प्रकार की बात आती है, शिक्षण कितने प्रकार का होता है, तो उद्देश्य के आधार पर जब हम प्रकारों की बात करेंगे तो शिक्षण का होता है। उद्देश्य क्या है, कौन सा, एक ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, दूसरा भावात्मक यानी अफेक्टिव, तीसरा मनोगत्यात्मक साइकोमोटर मोटो। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का शिक्षण होता है उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, ये उद्देश्य के आधार पर शिक्षण हुआ। अब बात करेंगे जब अगली शिक्षण की, यानी स्मृति के आधार पर या स्तर के आधार पर जब बात करेंगे शिक्षण की, स्तर के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार हुए, तो एक स्मृति स्तर हुआ पहला, मेमोरी लेवल, अवबोध स्तर दूसरा, अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, ये 3 प्रकार के स्तर होते हैं शिक्षण के, यानी स्तर के आधार पर शिक्षण का प्रकार। ठीक है, वो तो अभी हमने पढ़ा उद्देश्य के आधार पर 3 तरह का और उस स्मृति के आधार पर 3 तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में ये ज्यादातर ये शिक्षण के स्तर जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकारों की जब बात करेंगे, तो शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण 3 तरह का होता है। एक निरंकुश शिक्षण हुआ, दूसरा प्रजातांत्रिक शिक्षण और तीसरा हस्तक्षेप रहित शिक्षण। ये शिक्षण हुए शासन प्रणाली के आगे, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे अन्य बिंदुओं पर बात करेंगे, तो इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है शिक्षण स्वरूप के आधार पर शिक्षण का प्रकार, यानी स्वरूप के आधार पर शिक्षण कितने प्रकार का होता है। अगर इसकी बात करें तो ये वर्णनात्मक शिक्षण हुआ, निदानात्मक शिक्षण हुआ और उपचारात्मक शिक्षण हुआ। ये स्वरूप के आधार पर शिक्षण का प्रकार है। ठीक है, और उसके बाद शिक्षण के अन्य प्रकारों की बात करें तो शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर शिक्षण कितने प्रकार का होता है, शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर। तो एक हो गया प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन होता है, दूसरा प्रदर्शन डिमॉन्स्ट्रेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, और तीसरा क्रिया यानी एक्शन। तो ये शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर शिक्षण का प्रकार हो गया। शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण कितने प्रकार का होता है, शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार की जब बात करेंगे तो औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन और निश्चरित्र यानी अनौपचारिक और निश्चरित यानी इनफॉर्मल। तो ये शैक्षिक व्यवस्था प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण का प्रकार हुआ। अब हम इन सारी चीजों को पढ़ने से पहले अब हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को शिक्षण के चरों से। ठीक है, शिक्षण के चर कौन कौन से होते हैं, जब इसके बाद हम शिक्षण के प्रकार पर आएंगे, फिर से उनको डिटेल में एक एक बिंदुओं को पढ़ेंगे। तो शिक्षण के जब चरों की बात करें तो शिक्षण में 3 चर होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि शिक्षा कैसी है, शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया, यानी 3 चीजें होती हैं शिक्षण में। कौन कौन सी, स्वतंत्र चर यानी अध्यापक जो होता है वो स्वतंत्र चर होता है, दूसरा हुआ परतंत्र चर जो कौन होता है, छात्र होता है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल यानी छात्र हो गया, और हस्तक्षेप चर यानी जो सामग्री होती है, शिक्षण सामग्री हो गई, वो हमारा हस्तक्षेप चर हो गया। ठीक है, शिक्षण सामग्री हस्तक्षेप चर हो गया। तो स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, हस्तक्षेप चर, ये 3 चर होते हैं शिक्षण में। स्वतंत्र चर अध्यापक होता है, ठीक है, परतंत्र चर में छात्र होते हैं और हस्तक्षेप चर में सामग्री होती है यानी शिक्षण सामग्री होती है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप लोग जिसका भी ऑन है, पीछे से आवाज आ रही है। तो स्वतंत्र चर ये सब ध्यान रखना। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कौन इसमें परतंत्र, छात्र किस में आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी परतंत्र चर में, या इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र चर में, कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र चर में अध्यापक, परतंत्र चर में छात्र और हस्तक्षेप चर में सामग्री आती है जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है। तो चरों के प्रकार में अब हम स्वतंत्र चर की बात करें कि स्वतंत्र चर कहते किसे हैं। जब इसकी बात करेंगे स्वतंत्र चर की, तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में काम करता है। ठीक है, शिक्षक क्या होता है, स्वतंत्र चर के रूप में काम करता है, यानी वह छात्रों को यथासंभव पूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों और गतिविधियों में निरंतर व्यस्त रहता है। स्वतंत्र चर मतलब यानी शिक्षण पे शिक्षक अपने आप पर यानी कि उस पर कोई वो नहीं, वो स्वतंत्र है अपने तरीके से शिक्षण विधि का प्रयोग करने के लिए, है ना। तो इसमें एक स्वतंत्र रूप से शिक्षक कार्य करता है, छात्रों को यथासंभव पूर्ण जैसे संभव हो सके छात्रों के हित के लिए अधिगम अनुभव प्रदान करता है, यानी सीखने के लिए वो अनुभव शिक्षक प्रदान करता है, और इन अनुभवों को प्रदान करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के कार्यों और गतिविधियों में शिक्षक क्या होता है, निरंतर व्यस्त रहता है।
आश्रित चर की बात करें तो इसमें आश्रित चर कौन हो गया, छात्र हो गया। ठीक है, छात्र अपने शिक्षक पर निर्भर रहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इसी तो का आश्रित, इसीलिए तो आश्रित कहा गया क्योंकि वो शिक्षक पर निर्भर हुआ, यानी शिक्षक पर, यानी उसको प्रशिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा निर्धारित जो सभी प्रकार की क्रियाएं हैं, चाहे नियोजन हो गया, व्यवस्था है, प्रस्तुतिकरण के अनुसार उसको कार्य करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए शिक्षक छात्र क्या हो गया, आश्रित चर हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, शिक्षक जो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि स्वतंत्र चर का प्रभाव किस पर पड़ता है, आश्रित चर पर पड़ता है। ठीक है, अगर शिक्षक कोई प्रभाव करता है अपनी शिक्षण प्रक्रिया में, ठीक है, मान लीजिए वो शिक्षण विधि किसी दूसरी विधि से शिक्षण कार्य कर रहा था, उसको लगा कि छात्रों को वो विधि समझ में नहीं आ रही, छात्र उस स्तर से छात्र सीख नहीं पा रहे, तो उसने अपनी शिक्षण की जो विधि है उसमें परिवर्तन किया, यानी उसने अपनी प्रक्रिया में हेर फेर किया, तो उसका प्रभाव तब उसने देखा कि जब नई विधि का प्रयोग किया तो उसने देखा कि छात्रों में छात्र उससे अधिक सीख पा रहे हैं। तो स्वतंत्र चर में जब हेर फेर किया जाता है तो उसका प्रभाव हमें किस पर देखने को मिलता है, आश्रित चर पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र चर का जो प्रभाव है हेर फेर करने पर, स्वतंत्र चर पर ही हम यानी उसको हेर फेर कर सकते हैं, हम छात्र पर कुछ नहीं कर सकते। हम करें, शिक्षक क्या करेगा कि जो अपनी प्रक्रियाओं पर, अपने पढ़ाने के तरीके पर, अपने जो उसकी टीचिंग मटेरियल है उसी पर परिवर्तन करेगा, उसी में हेर फेर करेगा और उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा छात्र पर। ठीक है, तो ये हो गया स्वतंत्र चर यानी शिक्षक की बात, और आश्रित चर यानी छात्रों की बात। हस्तक्षेप चर की बात आती है जब, कि हस्तक्षेप चर क्या है, तो शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां जो हो गई, शिक्षण युक्तियां हो गई, या शिक्षण व्यूह रचनाएं, ये सभी क्या है, हस्तक्षेप चर के रूप में सामने आते हैं, हस्तक्षेप वर्ग में आते हैं ये सारी चीजें। कौन कौन सी, शिक्षण की विधियां जो भी हमारी प्रयोग होती है, शिक्षण की जो युक्तियों का जिनका हम प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें हमारी हस्तक्षेप चर में आती हैं। सामाजिक परिवेश में कई और चर हस्तक्षेप का कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि सभी चर एक दूसरे के पूरक होते हैं और सम्मिलित होकर शिक्षण प्रक्रिया को, सारे जो चर होते हैं ये मिलकर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं, उदाहरण से इसमें देखते हैं कि एक चिकित्सक से पहले रोगी व्यक्ति का निदान या पहचान करके ही उसका उपचार आरंभ करता है और बाद में समय समय पर वो उसका अवलोकन करता रहता है, वैसे ही शिक्षक द्वारा किया जाता है। मतलब कि जैसे कि सभी शिक्षक एक दूसरे के, मतलब कि जो जैसे कि कोई डॉक्टर है, एक रोगी की बात, जब रोगी की उसकी बीमारी को देखने की बात करता है, रोगी को देखता है, तो उसको सही से पहले उसको देखता है, पहचानता है, उसके बाद उसका उपचार आरंभ करता है और बाद में क्या करता है, समय समय पर उसका अवलोकन करता रहता है कि कितना इसमें सुधार हुआ। वैसे ही एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है, वो अपने छात्र को पहले से उसको एक देखता है, समझता है, पहचान करता है कि छात्र का स्तर कैसा है, छात्र किस स्तर का है, किस स्तर से इसकी तैयारी कराई जा सकती है, उसी स्तर पे वो अपना कार्य, शिक्षण कार्य प्रारंभ करता है और उसके बाद वो समय समय पर उसका अवलोकन करता रहता है शिक्षक, किस छात्र में कितना परिवर्तन हुआ, कितना उसको सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, समाज में कई अनेक ऐसे, कहते हैं इसमें लिखा है सामाजिक परिवेश में कई और ऐसे चर है जो हस्तक्षेप का कार्य करते हैं। मान लीजिए क्लास चल रही है, स्वतंत्र और शिक्षक चर यानी आश्रित चर दोनों, एक जब क्लास चल रही है तो क्लास में बहुत सारी बाहरी, मान लीजिए बाहर कोई शोरगुल हो रहा है, उसने भी क्या किया, हस्तक्षेप किया हमारी कक्षा में, सभी का ध्यान उस तरफ गया, है ना। बाहर बाहर कोई दूसरा, कोई भी अन्य, ये जो भी हमारा मतलब जो पर्यावरणीय जो माहौल है जो बाहर का, वो भी हमारे शिक्षण कार्य को कहीं ना कहीं हद तक प्रभावित कर देता है। तो ये हस्तक्षेप के चर के रूप में कार्य करते हैं जब शिक्षक और छात्र के अलावा अन्य कोई चीजें हैं जो शिक्षण सामग्री में के मतलब अपना हस्तक्षेप करती हैं या अपना प्रभाव दिखाती हैं, वो हमारे हस्तक्षेप चर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब शिक्षण में चरों के विभिन्न कार्य, शिक्षण में चरों के विभिन्न कार्यों की जब बात करेंगे तो निदानात्मक क्रिया, डायग्नोस्टिक फंक्शन होता है, एक मूल्यांकन क्रिया और उपचारात्मक क्रिया। इनकी जब बात करेंगे, चरों के जो कार्य हैं, ठीक है, शिक्षण में चरों के प्रकार पढ़ा, अब चरों के कार्यों की बात आती है तो इसमें एक निदानात्मक कार्य है। शिक्षा के चरों के 3 प्रमुख कार्य हैं, एक निदानात्मक पढ़ा अभी हमने, उपचारात्मक और मूल्यांकन। ठीक है, तो निदानात्मक की जब बात करेंगे, निदानात्मक नाम से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, निदान करना, किसी चीज का, किसी समस्या का निदान करना। ठीक है, तो यहाँ मतलब शिक्षक एक निर्णय लेता है कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छात्र के पूर्व जो व्यवहार है और उसका कौशल क्या होना चाहिए।
ठीक है, मतलब कोई भी शिक्षण कार्य है उसमें हमें क्या है, एक शिक्षा के उद्देश्यों की, कोई भी शिक्षण का उद्देश्य अगर हमने निर्धारित किया कि इसको हमें प्राप्त करना है, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छात्र का पूर्व व्यवहार और उसका कौशल कैसा होना चाहिए, ये निर्धारित होता है ये शिक्षक के द्वारा। तो जिससे क्या होगा कि छात्र होता है, छात्र नवीन ज्ञान को सीखकर उससे संबंधित कर सके। जब उनका उसके उस अपने उद्देश्य के अनुरूप छात्र का व्यवहार होगा, छात्र के कौशल होंगे, तभी छात्र उस नवीन ज्ञान को सीखकर उससे अपने आप को संबद्ध कर सकेगा। तो इसके अंतर्गत छात्रों के पूर्व व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। निदानात्मक कार्य के अंतर्गत क्या होता है कि छात्र के का जो पूर्व व्यवहार है उस व्यवहार का अनुमान लगाते हैं, पाठ्य वस्तु के जो घटक हैं घटकों का विश्लेषण करके उन्हें क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। और शिक्षक के जो प्रमुख कार्य इस निदानात्मक तो होते हैं, वो होते हैं शिक्षा संबंधी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का विश्लेषण करना, ठीक है, छात्रों के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना, ये इस निदानात्मक के तहत आता है। और छात्रों में व्यक्तिक विभिन्नताओं संबंधी सूचनाओं का संकलन करना, ये छात्रों में व्यक्तिक विभिन्नताओं संबंधी सूचनाओं का संकलन करना और कार्य विश्लेषण करना, ये सारी चीजें आती हैं हमारी निदानात्मक कार्य के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें शिक्षक ये निर्णय लेता है कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्र है उस उद्देश्य के उसके प्रति उसका व्यवहार उस अनुरूप है या उसका कौशल उस अनुरूप है या नहीं, वो उसे जिससे, और अगर नहीं है तो उसको उन समस्याओं का वो विश्लेषण करेगा, उसके व्यवहार का निर्धारण करेगा, उनसे संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं और संबंधित सूचनाओं का संकलन करेगा, उसके कार्यों का विश्लेषण करेगा। ठीक है, जिससे कि वो अपने आप को उस नवीन ज्ञान को सीखकर छात्र उससे संबंधित कर सके। ठीक है, ये निदानात्मक कार्य हो गया चरों का। उसके बाद चर का दूसरा कार्य आता है उपचारात्मक कार्य। ठीक है, उपचारात्मक कार्य की बात करें तो उपचार मतलब यहाँ पर शिक्षक और छात्र परस्पर निर्णय लेते हैं कि जिसके आधार पर उचित शिक्षण युक्तियों अवयवों का प्रयोग किया जाता है। मतलब उपचारात्मक मतलब ऐसे कार्य करना जिससे छात्र ऐसे युक्तियों का प्रयोग करना, ठीक है, जिसको छात्र अपने व्यवहार में प्रयोग कर सके, जिससे छात्र उनसे कुछ सीख सके। उपचारात्मक मतलब ऐसे उपचार करना जिससे छात्र के उस व्यवहार में उसके उस कौशल में परिवर्तन आए। ठीक है, तो इसके इस तरह से शिक्षक दो बातों पर ध्यान केंद्रित करता है उपचारात्मक कार्य में। एक तो शिक्षा कौशल को व्यवहार में लाना, ठीक है, शिक्षण के जो कौशल हैं उन कौशलों को व्यवहार में लाना, और दूसरा यानी कि जो पृष्ठपोषी प्रतिनिधियों को समुचित व्यवस्था करना। पृष्ठपोषण मतलब जो फीडबैक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी हमें फीडबैक मिला उससे, जो हमने देखा कि छात्र ने कितना सीखा अब तक, उसका कैसा व्यवहार है अब तक, उसमें कितना परिवर्तन आया, उसी के अनुरूप समुचित व्यवस्था करना। ठीक है, ये उपचारात्मक में आया। तीसरा हमारा आता है मूल्यांकन कार्य। ठीक है, शिक्षण का तीसरा कार्य हुआ मूल्यांकन। मूल्यांकन के तहत क्या होगा, मूल्यांकन कार्य के अंतर्गत एक मूल्यांकन तो शिक्षण का क्या होगा, एक आधारभूत घटक हो गया। जब तक हम मूल्यांकन नहीं करेंगे छात्र का, तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि छात्र वाकई में छात्र यानी कितने उसकी प्रोग्रेस हुई, कितने स्तर तक उसकी यानी उसका जो कार्य है, जो यानी शिक्षण कार्य कितने स्तर तक पहुंच चुका, तो ये मूल्यांकन से ही हमें पता चलता है। ठीक है, तो इस मूल्यांकन के अभाव में शिक्षा कार्य संपन्न ही नहीं किया जा सकता है। तो ये मूल्यांकन तो बहुत ही एक जरूरी घटक हो गया। तो मूल्यांकन का मानदंड उद्देश्यों की प्राप्ति माना जाता है। ठीक है, यानी मूल्यांकन से क्या पता चलता है कि जो मानदंड निर्धारित हुए, तो हमें पता चलता है कि हाँ, हम जिस उद्देश्य के लिए हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उस पर हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, कहाँ तक वो लक्ष्य हम तक कितना दूर है ना। तो ये उद्देश्यों की प्राप्ति या उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है तो शिक्षक का उपचार भी दोस्त, मतलब मूल्यांकन जब हम करेंगे हमें पता चलेगा कि छात्र उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया। तो इससे क्या पता चलेगा कि या तो शिक्षण व्यवस्था में दोष है, शिक्षक उस तरीके से उपचार नहीं कर पा रहा, या शिक्षक उस तरीके से शिक्षण कार्य नहीं प्रदान कर पा रहा, या फिर छात्र में कमियां हैं, या छात्र उस चीज को जो शिक्षक ने दिया उसको छात्र ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो ये सब चीजें हमें किसमें पता चलती हैं, मूल्यांकन कार्य से ही पता चलती है। ठीक है, तो ये चरों के 3 प्रकार हो गए, निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन। और मूल्यांकन कार्य की बात करें तो हाँ, ये वही है, थोड़ा सा इसमें रिपीटेड हो गया। अब शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य की बात करेंगे अब, कि शिक्षण का निर्देशात्मक उद्देश्य क्या होता है।
ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें ब्लूम का वर्गीकरण आता है इसके तहत। तो शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य की जब बात करें तो निर्देशात्मक प्रक्रिया का उद्देश्य क्या हुआ, किसी व्यक्ति की अच्छी तरह से एकीकृत विकास को बढ़ावा देना। निर्देशात्मक उद्देश्य यानी एक निश्चित निर्देशात्मक रूप में वो कार्य करना, यानी वो व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसके विकास को आगे ले जा रहे हैं। तो निर्देशात्मक प्रक्रिया का उद्देश्य ही यही होता है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी छात्र है, उसको अच्छी तरह से एकीकृत विकास को उसके बढ़ावा देना। ठीक है, इसलिए ये स्पष्ट होना चाहिए कि मतलब कि हम इसमें क्या, शिक्षण में मतलब ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम अपने शिक्षण से किस प्रकार के परिणामों की उम्मीद करते हैं। मतलब ज्ञान की, समझ की, है ना, या प्रदर्शन कौशल की किस तरह के परिणाम हम चाहते हैं अपने शिक्षण में। तो एक प्रभावी शिक्षण का पहला चरण स्पष्ट रूप से यानी डिजाइन किए गए शिक्षण परिणामों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है। मतलब कोई भी अगर हमारा शिक्षण तभी प्रभावी हो सकता है जब हम एक व्यवस्थित होकर, एकीकृत होकर उस शिक्षण कार्य को करेंगे। ठीक है, तो एक अच्छी मूल्यांकन प्रक्रिया विकसित करने में हमारा शिक्षण, जब हमारा एक शिक्षण परिणाम एक पहला चरण हम स्थापित कर लेते हैं तो वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में निर्देशात्मक जो उद्देश्य है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्या भूमिका निर्देशक उद्देश्य निभाता है, तो शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य दो वर्गों में बांटे गए। पहला जो निर्देशात्मक उद्देश्य आया, इसमें ब्लूम द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। ब्लूम एक विद्वान है जिन्होंने ये अपना वर्गीकरण दिया शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों के संदर्भ में। और दूसरा दिया गैगने और ब्रिक्स द्वारा किया गया वर्गीकरण। ठीक है, गैगने और ब्रिक्स ने जो वर्गीकरण दिया उसके आधार पर। तो ब्लूम का जो वर्गीकरण था उसकी बात करें तो शैक्षिक उद्देश्यों का सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण दिया किसने, बेंजामिन एस ब्लूम, इनका पूरा नाम। और इनके सहयोगियों के द्वारा कब दिया गया, 1956 में दिया गया था। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि ब्लूम वर्गीकरण कब दिया गया, 1956 में। बेंजामिन ब्लूम और उनके सहयोगियों के द्वारा ये वर्गीकरण 1956 में दिया गया। और ब्लूम के इस वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से ब्लूम के वर्गीकरण को जानते हैं। ठीक है, तो इसके तहत क्या हुआ, इस वर्गीकरण में क्या बताया गया कि समस्त शैक्षिक उद्देश्यों का मानकीकरण किया गया। ब्लूम का जो वर्गीकरण है, ब्लूम ने अपने इस वर्गीकरण में जो समस्त शैक्षिक उद्देश्य है उनका मानकीकरण किया और इस जिससे क्या हुआ कि विश्व के सभी देशों में इसको व्यापक रूप से मान्यता मिली। और इनसे समस्त शिक्षकों और शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के बीच संप्रेषण शुद्ध और सरल ढंग से संपन्न हो सकता था। इसलिए ब्लूम का ये वर्गीकरण काफी प्रचलित हुआ। तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण मानव व्यक्तित्व के 3 पक्ष के आधार पर किया था। ठीक है, ब्लूम का जो वर्गीकरण था शैक्षिक उद्देश्यों का, तो मानव व्यक्तित्व के 3 पक्ष। ठीक है, 3 पक्ष कौन कौन से अभी आगे देखेंगे। तो ब्लूम उनके साथियों द्वारा दिया गया ये वर्गीकरण, ये शायद विभाजन यानी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत रूप से ज्यादातर ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ब्लूम की जो पाठ्य योजना थी उद्देश्यों पर आधारित थी। किस तरह की पाठ्य योजना ब्लूम ने दी शिक्षण के लिए, तो ब्लूम के अनुसार बालक के व्यक्तित्व का विकास सीखने के 3 क्षेत्रों में होता है। यानी मानव व्यक्तित्व के 3 पक्ष कौन कौन से थे जो ब्लूम ने दिए। तो ब्लूम एक तो ज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा भावात्मक पक्ष यानी अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं, और तीसरा मनोगत्यात्मक। ठीक है, तीसरा हो गया मनोगत्यात्मक। ठीक है, यानी कि साइकोमोटर, भावात्मक अफेक्टिव डोमेन और ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, तो ये 3 पक्ष हो गए मानव ब्लूम के अनुसार कोई भी बालक के, किसी भी बालक के व्यक्तित्व का विकास इन 3 क्षेत्रों में होता है, एक ज्ञानात्मक क्षेत्र में, भावात्मक क्षेत्र में और मनोगत्यात्मक क्षेत्र में। ठीक है, तो इनको आगे एक एक करके बढ़ते हैं। तो ब्लूम के अनुसार जो बालक का व्यवहार में जो परिवर्तन है, जो विकास है, विकास व्यक्तित्व के इन्हीं 3 पक्षों में होता है। ये ब्लूम ऐसा मानते हैं कि ज्ञानात्मक में, भावात्मक में और मनोगत्यात्मक में, इन्हीं 3 पक्षों पर ही बालक का व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसका व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इसी के आधार पर ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभक्त किया था। ठीक है, तो ये ब्लूम का वर्गीकरण कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आप देख सकते हो
कि ब्लूम ने जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, तो एक ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत ये ब्लूम ने ये 6 चीजें बताई। कौन से? सबसे पहले मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन करना, फिर उसका संश्लेषण करना, ठीक है, संश्लेषण के बाद उस विषय उसका विश्लेषण करना, फिर उस विश्लेषण के बाद फिर से एक अनुप्रयोग करना, फिर अवबोध यानी सीखना, और उसके बाद ज्ञान, ठीक है। ये ज्ञानात्मक क्षेत्र की बात आती है। तो ये इतने चरण होते हैं ज्ञानात्मक क्षेत्र में, ठीक है, जिसमें ब्लूम ने अपना वर्गीकरण दिया। ठीक, सबसे पहले ज्ञानात्मक क्षेत्र की जब बात करेंगे तो सबसे पहले उसे कोई भी छात्र है उसका हम मूल्यांकन करेंगे कि वो उसके किस स्तर तक उसने या पिछला जो ज्ञान है उसने कितना प्राप्त किया है ना, और उसके बाद उसका संश्लेषण करेंगे, फिर उसका विश्लेषण करने के बाद कि हाँ अब हमें इस स्तर पर इसका शिक्षण कार्य प्रारंभ करना है या व्यक्ति को इस तरह से सिखाना है। उसके बाद उसका अप्लाइड यानी अनुप्रयोग करेंगे, फिर अवबोध यानी वो सीखेगा, उसके बाद वो ज्ञान प्राप्त करेगा, ठीक है। तो ये ज्ञानात्मक क्षेत्र हो गया। अब भावात्मक क्षेत्र की जब बात करेंगे तो भावात्मक क्षेत्र में ये 6 चीजें आती हैं कि जिसमें बताते हैं वर्गीकरण के। एक, सबसे पहले उस व्यक्ति का, छात्र का या किसी छात्र है या व्यक्ति है उसकी आदत निर्माण, भावात्मक क्षेत्र की जब बात आती है, आदत निर्माण करना, फिर उसका स्वभावीकरण करना कि उसका स्वभाव कैसा, फिर उस पर सामंजस्य निर्धारित बिठाना, फिर उसके बाद नियंत्रण करना, फिर कार्य करना, फिर उद्दीपन करना। ये भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण है। और मनोगत्यात्मक क्षेत्र की जब बात करेंगे तो छात्र के सबसे पहले आता है, पहला चरण होता है उसका चरित्रीकरण करना, फिर व्यवस्थापन, संधारण, मूल्य अंकना, अनुक्रिया और अधिग्रहण, ये मनोगत्यात्मक क्षेत्र है। तो ये ब्लूम का वर्गीकरण, ये 3 क्षेत्रों में वे बालक के विकास की प्रक्रिया मानते हैं, ठीक है। ज्ञानात्मक क्षेत्र की जब बात करें, थोड़ा सा और इसको समझ लें, तो इस उद्देश्य में, इसमें वो उद्देश्य आते हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र की जब बात करें तो ऐसे उद्देश्य इनमें आते हैं जिसका संबंध ज्ञान का स्मरण और बौद्धिक योग्यताओं का विकास करने से होता है, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा ना कि यहाँ पर मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, ये क्या है? ज्ञानात्मक क्षेत्र है। इसको डिटेल में जब आगे देखेंगे तो ऐसा इसके अंतर्गत वे चीजें आती हैं जिनका संबंध ज्ञान का स्मरण और बौद्धिक योग्यताओं का विकास करने से होता है, ठीक है, ज्ञानात्मक क्षेत्र में। मतलब ब्लूम ने मानसिक प्रक्रियाओं की जटिलता और क्रम के अनुसार ज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण किया था। यानी वो उनके अनुसार कि छात्र क्या करेगा, सबसे सूचना तथा तथ्यों और ज्ञान को ग्रहण करने से संबंधित है ये ज्ञानात्मक क्षेत्र। छात्र क्या करता है कि सूचनाओं को ग्रहण करता है, तथ्यों को ग्रहण समझता है, ज्ञान को, उससे प्राप्त ज्ञान को ग्रहण करता है, और इसी से संबंधित है हमारा ज्ञानात्मक क्षेत्र। इसके अंतर्गत आने वाला विज्ञान के पुनः स्मरण यानी स्मरण बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित होता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र के उद्देश्य को 6 भागों में इन्होंने बांटा, जिसने इन्होंने सरल से जटिल के क्रम में व्यवस्थित किया, ठीक है। मतलब ज्ञानात्मक उद्देश्य द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष के विकास के लिए इन 6 स्तरों का होना जरूरी होता है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। एक तो ज्ञान मतलब ज्ञान उद्देश्य, पहला उन्होंने बताया ज्ञान, यानी कि ज्ञानात्मक स्तर का निम्नतम उद्देश्य है। सबसे पहला कि एक सामान्य सा नॉलेज, सबसे निम्नतम, यानी कि सरल से जटिल के क्रम में। पहली बात तो ये है ज्ञानात्मक क्षेत्र किस पर चलता है? सरल से जटिल के क्रम में चलता है, ठीक है। तो जब हम ज्ञान की बात करेंगे, सबसे शिक्षण का क्या है? ज्ञानात्मक सबसे निम्नतम उद्देश्य होता है। इसके अंतर्गत जो चीजें आती हैं, तो सबसे पहले कहा आता है कि विशिष्ट तत्वों का ज्ञान होता है। छात्र को क्या हुआ? विशिष्ट तत्वों का ज्ञान कराया गया, शब्दावली का ज्ञान कराया गया, संकेतों का ज्ञान हुआ, परंपराओं का ज्ञान हुआ, प्रवृत्तियों का ज्ञान हुआ, कसौटी जो मापदंड है उनका ज्ञान, विधियों का ज्ञान, नियमों और सिद्धांतों का ज्ञान, और श्रेणियों और वर्गीकरण का ज्ञान, ठीक है। तो पहला जो चरण हुआ शिक्षण का, कोई भी छात्र है उसमें क्या है? वो ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। ज्ञान के तहत यानी कि इन चीजों का छात्र, चाहे एक छोटा सा बच्चा ले लीजिए, प्रारंभ में विभिन्न तत्वों का ज्ञान करता है, फिर शब्दावली उसको हम सिखाते हैं, संकेतों को वो सीखने लगता है, फिर परंपराओं का ज्ञान। तो ये ज्ञान क्या है? शिक्षण का एक निम्नतम इस उद्देश्य हो गया, ठीक है। उसके बाद अवबोध की बात करें, जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे 5-6 स्तर, उनमें से अवबोध था एक। अवबोध क्या है? अवबोध मतलब ज्ञान से उच्च स्तर का उद्देश्य, यानी ज्ञान के बाद उसने क्या, पहले देखो ज्ञान का मतलब कि हमने उसको सिखा दिया ए फॉर एप्पल, ठीक है, उसने सीख लिया ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि ए फॉर एप्पल कैसा होता है, उसको ये नहीं पता, उसने केवल रट लिया कि ए फॉर एप्पल हो क्या है, ठीक है। लेकिन
अवबोध स्तर पर जब इस छात्र पहुंचेगा तो उसको क्या पता चलेगा, ये दूसरा स्तर, उसको पता चल जाता है कि ए फॉर एप्पल इस तरह से होता है। जब उसके सामने वो एप्पल आ जाएगा तो वो समझ जाएगा, उसको देखते ही वो उसको ज्ञान होगा, समझ जाएगा कि वो एप्पल है, ऐसा होता है एप्पल, यानी उसके अंतर्गत वो समझ विकसित हो जाएगी। ठीक है, यानी नवीन ज्ञान के प्रति समझ विकसित होना, ये दूसरा स्तर है शिक्षण का, अवबोध कहलाता है। ठीक है, यानी इसे अर्थ ग्रहण करने के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति पर विद्यार्थी क्या करता है, अनुवाद और व्याख्या की क्रिया भी सीखने लगता है। ठीक है, उसके बाद अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, तीसरा आता है अनुप्रयोग, यानी इस स्तर पर विद्यार्थी क्या करता है, सीखे गए ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों में या समस्याओं के समाधान के लिए करता है। ठीक है, जब अनुप्रयोग, मान लीजिए कोई भी नियम आगे चल के जो हमने आगे इसमें जो हमने पढ़ा था, इसका एक चरण इसमें क्या था कि नियमों सूत्रों को सीखना है ना, विधियों का ज्ञान, नियमों और सिद्धांतों का ज्ञान, मान लीजिए छात्र ने सीखा ज्ञानात्मक क्षेत्र में, तो यहाँ पर जब सीखने के बाद जब छात्र यहाँ पर आता है तीसरे स्तर पर, तो उसी ज्ञान को, उसी नियमों को, उसी सिद्धांतों को, उसी प्रणालियों अवधारणाओं को परिस्थितियों के अनुसार वो प्रयोग करना, ये योग्यता इसमें सिखाती आ जाती है अनुप्रयोग तीसरे चरण में। उसको इसको ये समझ आ जाती है कि इस नियम का, इस सिद्धांत का, इस प्रणाली का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक है, तीसरा आता है विश्लेषण यानी एनालिसिस। इस स्तर पर क्या हुआ, इस स्तर पर विद्यार्थी किसी पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके उससे निर्मित करने वाले जो तत्वों में विभाजित करता है, ठीक है, जो पाठ्य वस्तु है उसका वो विश्लेषण करना सीख जाता है, और उसको निर्मित करने वाले जो पाठ्य वस्तु को, उन तत्वों को उसमें विभाजित करता है और उनमें पारस्परिक संबंध स्थापित करता है। और इस क्रिया के द्वारा क्या होता है, विषय वस्तु की संगठनात्मक संरचना के स्वरूप को छात्र समझने लगता है। ठीक है, ब्लूम ने अगला दिया चरण संश्लेषण, सिंथेसिस यानी जोड़ना। यही संश्लेषण क्षमता की ओर संकेत करता है, मतलब जिसमें विषय सामग्री के विभिन्न अंगों को नई समग्रता के साथ संयोजित किया गया, वो क्या कहलाया, संश्लेषण कहलाया। ठीक है, इस स्तर पर विद्यार्थी क्या करता है कि इस स्तर पर छात्र अपने संश्लेषण में अपने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए ज्ञान को विश्लेषण किए गए तत्वों से एकत्रित करके क्या करता है, सृजनात्मक क्षमताओं का उपयोग करता है। ठीक है, यानी संश्लेषण स्तर पर छात्र आकर के एक नवीन वस्तु का निर्माण करता है। विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य सह सामग्री क्रियाओं में भाग न लेने की समस्या और परिकल्पनाओं का निर्माण करने लगता है संश्लेषण विधि पर। ठीक है, और अंतिम चरण इसका होता है मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन। तो मूल्यांकन पठन सामग्री की उपयोगिता के परीक्षण करने की क्षमता से संबंधित होता है। ठीक है, मतलब मूल्यांकन मतलब कोई भी पठन सामग्री, जितना उसने अब तक पढ़ा, जितना उसने जो कुछ सीखा, उसका जब हम परीक्षण करने की बात आती है तो हम किसके द्वारा करते हैं, मूल्यांकन से करते हैं। एक निश्चित मापदंड होता है इसमें, ज्ञानात्मक ज्ञान का एक यानी सर्वोत्तम क्षेत्र होता है, ज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोत्तम क्षेत्र होता है ये। और इस स्तर पर ये क्या होता है, विभिन्न विचार, नियमों, सिद्धांतों, विधियों आदि की आलोचनात्मक व्याख्या करता है छात्र, और इसके संबंध में गुणात्मक और मात्रात्मक निर्णय लेने की क्षमता का उसके अंदर विकास होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ, ये ब्लूम का ज्ञानात्मक वर्गीकरण हुआ। उसके बाद आती है भावात्मक वर्गीकरण, भावात्मक क्षेत्र की जो बात हमने की अभी। अब भावात्मक क्या हुआ, भावात्मक में छात्र क्या सीखता है, भावात्मक क्षेत्र का उद्देश्य हुआ शिक्षण के, यानी ब्लूम वर्गीकरण जो हम पढ़ रहे थे उसका एक तीन क्षेत्र बताए थे उन्होंने, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। तो भावात्मक की जब बात करेंगे तो भावात्मक क्षेत्र में ऐसे उद्देश्य आते हैं शिक्षण के जिनका संबंध बालक की रुचि से होता है, उसकी अभिवृत्तियों से होता है, उसकी भावनाओं, संवेदनाओं और उसके मूल्यों से जिसका संबंध होता है। ठीक है, यानी मुख्यतः बालक की अभिरुचि और अभिवृत्ति से जुड़ा हुआ है ये भावात्मक उद्देश्य। मतलब उद्योग जो है इनका स्तर, इनको निम्न प्रकार से हम इनके भी हमने 6 स्टेप पढ़े थे अभी ऊपर। तो कौन कौन से, अभिग्रहण करना, अभिग्रहण मतलब भावात्मक क्षेत्र का प्रथम और निम्नतम स्तर है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है, वो है पहला चरण ज्ञान होता है, कोई भी चीज का सामान्य सा ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, अब ऐसे ही भावात्मक क्षेत्र का पहला चरण क्या है, प्रथम और सबसे निम्नतम स्तर क्या है, अभिग्रहण करना, यानी सीखने वाले की उस सामग्री अथवा विषय वस्तु को ग्रहण करने के प्रति उसको संवेदनशील बनाना छात्र को, यानी वो सीखने के लिए उसको इच्छुक होना चाहिए।
जबरदस्ती उस पर थोपा नहीं जाना चाहिए। जब तक छात्र अपने मन से उस चीज को सीखने के प्रति उसकी इच्छा नहीं होगी तो वो तब तक वो नहीं सीख पाएगा जबरदस्ती का, है ना। तो उसके अंदर ऐसी चीजों को, उसको ऐसा संवेदनशील बनाना, यानी सीखने के लिए इच्छुक होना उसका होना चाहिए। ऐसे प्रदूषण के प्रभाव को, यानी कोई भी चीज है, मान लो उदाहरण के लिए बात करें कि जैसे कि हम पर्यावरण प्रदूषण है, अगर हम पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव को जानने की हमारी इच्छा है तभी हम उस प्रभाव को जान पाएंगे। जबरदस्ती अगर कोई हमसे थोपे कि नहीं है उससे, उसको आपको जानना है, सीख निकालना है, जानना है उसके प्रभाव को, हमारी इच्छा ही नहीं है तो हम उस चीज को नहीं। तो पहला चरण हुआ भावात्मक क्षेत्र का अभिग्रहण, यानी उसको उस योग्य बनाना, संवेदनशील बनाना, उसको इच्छुक होना। ठीक है, दूसरा स्टेप हुआ अनुक्रिया, यानी विद्यार्थी क्रिया पर केवल ध्यान नहीं देता बल्कि नवीन ज्ञान के प्रति प्रतिक्रिया भी करता है। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति पर विद्यार्थी क्या करता है कि क्रिया में पूर्ण रूप से संलग्न हो जाता है, अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए विज्ञान के जो विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, जब छात्र स्वयं को उसमें व्यक्त करता है, अनुक्रियाएं करता है विज्ञान विषय की कोई भी चीज है, तो ये क्या हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा हो गया मूल्यांकन, तीसरा विषय इसका मूल्यांकन, यानी उद्देश्यों का यह वर्ग व्यक्ति के विश्वासों और अभिवृत्ति पर आधारित है। यानी कि इसका संबंध किससे होता है, मूल्यों के प्रति स्वीकृति व आस्था से। इसके 3 स्तर हुए। सबसे पहला मूल्यों को ग्रहण करना, मूल्यों के लिए वरीयता और मूल्यों के लिए वचनबद्धता। ये 3 चीजें मूल आंकलन के संदर्भ में आती है। फिर मूल्यों का संधारण, म्यूट कर लीजिए जिसकी साइड से आवाज आ रही खट खट की, पता नहीं किसके साइड से। तो चौथा चरण हुआ मूल्यों का संधारण। निरंतरता स्थायित्व मूल्य का आवश्यक अंग है, निरंतरता और स्थायित्व। ठीक है, तो इस स्तर पर आकर व्यक्ति क्या करता है, पुराने मूल्य नवीन मूल्यों में संबंध को पहचानता है। ठीक है, जो पुराने मूल्य मान्यताएं हैं उन और जो नवीन है उन मूल्यों के संबंधों को पहचानता है, उनका विश्लेषण, विभेदीकरण और सामान्यीकरण द्वारा विभिन्न मूल्यों का तुलनात्मक मूल्यांकन करना भी सीखता है। ठीक है, पांचवा है मूल्य पद्धति का संगठन। इस पर क्या हुआ, मूल्य की प्रणाली का निर्माण होता है, मूल्यों के प्रति अंतर्द्वंद समाप्त हो जाता है और मूल्यों में अंतर संबंध सामंजस्य स्थापित किया जाता है। चरित्रीकरण छठा चरण, और छठा और उच्चतम स्तर है भावात्मक क्षेत्र का चरित्रीकरण। ये मतलब भावनात्मक स्तर का उच्चतम स्तर है। इस स्तर पर क्या हुआ, मूल्यों को व्यक्ति पूर्ण रूप से ग्रहण कर चुका होता है और उसका व्यवहार उसी के अनुरूप नियंत्रित होता है और किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करता है, यानी उसका एक चरित्रीकरण होता है। ठीक है, उसका चरित्र निर्माण हो चुका होता है, जो मूल्य जो व्यक्ति ग्रहण कर चुका होता है उसके प्रति, यानी उसके व्यवहार उसी के अनुरूप वो अपने आप को नियंत्रित करता है और कठिन से कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने का एक दृढ़ आत्मविश्वास उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया भावात्मक। अब बात आती है मनोगत्यात्मक क्षेत्र आता है, शिक्षण का अंतिम चरण उद्देश्य आता है इसमें जो ब्लूम ने दिया। तो मनोगत्यात्मक में आते हैं, इसमें ऐसे उद्देश्यों को शामिल किया जाता है जिनका संबंध बालक के क्रियात्मक अथवा मनोगत्यात्मक कौशलों से होता है। मतलब इसमें विभिन्न अंगों और मांसपेशियों की गति को किसी विशेष कार्य करने हेतु विशेष प्रतिमान से संगठित और प्रशिक्षित किया जाता है। यानी कि मनोगत्यात्मक जो तत्व है वे भी 6 वर्गों में बांटे, ब्लूम के द्वारा बांटे गए। तो पहला वर्ग क्या था, उत्तेजना। ठीक है, पहला वर्ग क्या था, उत्तेजना। मतलब ये क्रियात्मक स्तर का प्रथम स्तर है, इसमें वस्तु कार्य क्रिया के प्रति उत्तेजना या किसी कार्य का अनुकरण करना होता है। ठीक है, तो दूसरा आता है कार्य करना। कार्य करना मतलब उपयुक्त क्रिया का चुनाव करके, है ना, मांसपेशियों में विभेदन आदि करना। नियंत्रण का तीसरा होता है किसी गत्यात्मक कौशल से संबंधित क्रियाओं का नियंत्रण करना। सामंजस्य मतलब विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से वो सामंजस्य स्थापित करना। और स्वाभाविकरण यानी क्रियाओं के स्पंदन संपादन में स्वाभाविकता आना। और आदत निर्माण यानी क्रियात्मक विकास का ये शीर्षस्थ स्तर है। ठीक है, यानी इस पर जो मनोगत्यात्मक क्षेत्र का ये सबसे शीर्षस्थ स्तर कौन सा है, आदत निर्माण। यानी इस स्तर की प्राप्ति पर छात्र में ये व्यवहार विकसित होते हैं कि वो संपादन कार्य स्वचालित शैली का विकास कर लेता है, कम समय और कम शक्ति का व्यय करता है,
और कठिन कार्यों का कुशलता पूर्वक संपादन करता है, कार्य में निपुणता लाता है, जैसे कि मानचित्र बनाना हो गया, रेखा चित्र बनाना हो, एक आदत का निर्माण उसके अंदर हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्लूम ने 3 वर्गीकरण जो दिए थे, जिनको अभी हमने पढ़ा, शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा था, ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र। ठीक है, इन तीनों का हमने व्यवस्थित रूप से, विस्तृत रूप से यहाँ पर पढ़ लिया।